गुड इवनिंग एवरीवन। यूके पीएससी की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी अपनी 2022 के लिए। ठीक है, 21-22 की टेस्ट सीरीज़ है और अपने इसमें 14 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे और ये है टेस्ट नंबर 15। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। एक आधा प्रश्न इसमें जनरल साइंस का भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। पहला प्रश्न है, कई बार टेस्ट सीरीज में इस प्रश्न की प्रैक्टिस कराई है। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होगा? देखिए, पश्चिम से पूर्व मतलब वेस्ट टू ईस्ट पूछ ले या ईस्ट टू वेस्ट पूछ ले। वेस्ट टू ईस्ट पूछ ले या ईस्ट टू वेस्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हो तो सबसे पहले विश्व मानचित्र पर मेडिटेरियन आएगा, उसके बाद ब्लैक आएगा, फिर कैस्पियन आएगा, फिर अरल आएगा। यानी भूमध्य सागर सबसे पश्चिम में होगा। यहाँ होगा काला सागर, ये कैस्पियन सागर है, और यहाँ मिलेगा अरल सागर। तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, सी इसका आंसर हो जाना चाहिए। ये देखिए, तो सबसे पश्चिम में है ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, और पूर्व की तरफ चलेंगे तो काला सागर ब्लैक सी, फिर मिलेगा कैस्पियन सी, और उसके बाद मिलेगा एरल सी। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये किन किन देशों के साथ अपनी तटीय सीमा साझा करते हैं वो भी अलग से पूछ लेते हैं प्रश्न बनाकर। जैसे कि यही एक प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, कैस्पियन सागर 4 देशों से घिरा है और बोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। तो बोल्गा नदी बिल्कुल कैस्पियन सागर में गिरती है, लेकिन कैस्पियन सागर जो है वो 5 देशों से घिरा है। ठीक है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो कैस्पियन सागर 5 देशों से, तारीख इसकी ट्रिक है। ठीक है, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। बोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। तीसरा प्रश्न है, सरगैसो समुद्र की विशिष्टता है क्या? सरगैसो समुद्र की विशिष्टता है इसकी विशिष्ट समुद्री वनस्पति, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा के भंवर से होती है, और इस क्षेत्र में जो है सारगासम नामक वनस्पति जो है वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम पड़ा सरगासो सागर। नंबर 4 पर आ जाइए। ब्लू नाइल यानी नीली नील निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? देखिए, ये एक है नीली नील, एक है सफ़ेद नील, मतलब ब्लू नील और वाइट नील आगे जाकर ये मिल जाती हैं, फिर नील नदी के नाम से चलती है। तो एक जो नीली नील है यानी ब्लू नील वो निकलती है लेक टाना से, और जो वाइट नील है वो निकलती है लेक विक्टोरिया से। यहाँ फिलहाल उत्तर बी है। तो देखिए, नीली नील जो है वो ताना झील से निकलती है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील जो है एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, और भूमध्य सागर में समाहित, मेडिटेरियन में गिरती है। भूमध्य सागर में समाहित होने से पहले इस नदी बेसिन के जल का उपयोग करते हैं अफ्रीका के 11 देश। देखिए, इसका उद्गम जो है वो श्वेत नील के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। यानी वाइट नील कहाँ से निकली? लेक विक्टोरिया से निकली। ब्लू नील कहाँ से निकली? लेक टाना से निकली। आगे जाके दोनों मिल गई और नील नदी बनकर चलती है, मेडिटेरियन में गिर जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में नीली नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो इथोपिया की ताना झील से निकलती है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? सुपीरियर झील पर स्थित है डुलुथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो डुलुथ जो है वो सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। शिकागो शहर की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की वो मिशिगन झील पर स्थित है। बफेलो शहर की बात करें तो इरी झील पर है। ठीक है, ये ग्रेट लेक्स हैं, इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, याद रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ये हो गया वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, उल्टा कर दीजिए इसका। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से कौन जो है भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? इक्वेटोरियल जलवायु, ये है अपनी सुंदर सी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींचेंगे, ये 0 डिग्री है, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। ये जो एरिया है ना जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो कांगो से गुजरती है, गैबन से गुजरती है, जायरे से गुजरती है। इथोपिया तो है ही नहीं, तो हटा दी, यही नहीं होगा। तो इथोपिया जो है भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता। बाकी बात करें कांगो की, गैबन के, जेरे की, जेरे या जायरे एक ही बात है, भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, तो भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाएगी। भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता है बहुत अधिक वर्षा होती है यहाँ पर, और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट।
7 है, निम्न में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती, यानी मेडिटेरियन जलवायु की बात कर रहा है ये। तो लॉस एंजलिस में है भूमध्य सागरीय जलवायु, रोम में है भूमध्य सागरीय जलवायु इटली के, केप टाउन में है भूमध्य सागरीय जलवायु यूएसए के, न्यूयॉर्क में नहीं है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु का जो विस्तार है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य भूमध्य सागर के चारों ओर और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में होता है। खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है न्यूयॉर्क, जो भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है, एग्जाम में पूछ लेता है। हडसन नदी के किनारे। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यह है जनजाति यानी ट्राइब संबंधित देश जिनसे संबंधित है वो। अफ्रीका की लग रही है सारी। तो मसाई केन्या की है यानी पूर्वी अफ्रीका, इसके सामने लिखा सही हो गया। नूबा सूडान सही है। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका सही है। बंतू, देखिए जो बंतू जो है ना वो पूर्व मध्य और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, यानी ये वाला एरिया। और सहारा डेजर्ट आपको पता ही है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, तो यही वाला गलत है। तो बंतू जनजातियां पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं, तो बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। लेप्स जनजाति के लिए है स्कैंडिनेवियाई कंट्री, यानी बी है इसका आंसर। तो लेप्स जनजातियां आपको मिलेंगी उत्तरी नॉर्वे में, स्वीडन में, फिनलैंड में, रूस के कोला प्रायद्वीप में, और इस क्षेत्र को स्कैंडिनेवियाई प्रदेश के रूप में जाना जाता है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है। देखिए बोत्सवाना जो है ना एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो लैंडलॉक्ड है तो वो तट पे तो वैसे नहीं होगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बी। तो दिए गए विकल्पों में जो बोत्सवाना है अफ्रीका का एक स्थल अवरुद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। बाकी सारे के सारे अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। बाकी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित हैं, और ये जो लैंडलॉक्ड है बोत्सवाना ये दक्षिणी भाग में है। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट के अंतर्गत आता है ये। जो कालाहारी डेजर्ट है वो बोत्सवाना में भी है उसका एरिया। ठीक है, दक्षिण की तरफ। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। मिडिल अमेरिका में पनामा है, होंडुरास है, ग्वाटेमाला है, सिएरा लियोन नहीं है। तो सिएरा लियोन जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि पनामा हो गया, होंडुरास हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, ये मध्य अमेरिका में स्थित है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। देखिए फिनलैंड से तो आर्कटिक वृत्त गुजरता ही है, तो ये तो होगा नहीं। नॉर्वे से भी गुजरता है, स्वीडन से भी गुजरता है, आइसलैंड ही है दक्षिण में। ठीक है, यहाँ आइसलैंड है, ये ऊपर आर्कटिक वृत्त। तो आइसलैंड जो है आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। बात करें फिनलैंड की, नॉर्वे की, स्वीडन की, इनसे तो आर्कटिक वृत्त गुजरता है। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, यानी नील नदी वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। तो जैसा कि आपको ऊपर पता चल गया होगा, विक्टोरिया झील से निकलती है वाइट नील, और लेक ताना से निकलती है ब्लू नील। दोनों आगे जाकर मिलकर नील नदी बनकर चलती हैं, और कहाँ गिर जाती है, मेडिटेरियन में। तो इथोपिया है, युगांडा है, सूडान है, लीबिया नहीं है। ठीक है, तो लीबिया जो है नील नदी के अफवाह क्षेत्र में नहीं आता। इसको देखिए, इस मैप को देखिए ज़रा। देखिए ये है ताना झील, लेक टाना, यहाँ से निकलती है ब्लू नील, और लेक विक्टोरिया आपको दिख रही होगी, है नीचे, यह है लेक विक्टोरिया, इससे निकली है वाइट नील। अब वाइट नील ऊपर की तरफ चली ब्लू नील के पास, यहाँ देखिए मर्ज हो गई, फिर आगे जाके ये नील नदी के नाम से चलती है, और कहाँ गिर गई ऊपर, मेडिटेरियन सी में। अब कौन कौन अपाहित हैं, ऊपर देखा होगा आपने, ऊपर वाला क्वेश्चन, 11 देश इसमें अपाहित होते हैं। ठीक है, रवांडा हो गया, केनिया हो गया, युगांडा हो गया, इथोपिया हो गया, सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया, सूडान भी पड़ गया। अब ऊपर की तरफ देखिए, नील नदी कहाँ से चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई, जबकि लीबिया तो टच ही नहीं कर पाई, कोसों दूर है। चार्ड होता, कभी कभी ऑप्शन में चार्ड भी देता है, कभी कभी ऑप्शन में लीबिया देता है। अधिकतर इन्हीं दोनों को रखा जाता है अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो इन दोनों को याद रखिएगा। नंबर 14 पर आ जाइए। लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है।
लोम्बोक जलडमरू मध्य स्थित है इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक, ठीक है, के मध्य। तो लोम्बोक जलडमरू मध्य इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक द्वीपों के मध्य स्थित है। यह जलडमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। नंबर 15 पर आ जाइए। स्वर्णरेखा नदी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, स्वर्णरेखा नदी भारत के उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने वाली एक नदी है और जमशेदपुर जो है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो स्वर्णरेखा भारत के उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। जमशेदपुर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है और यह जो चोटी है वो महादेव पहाड़ियों में स्थित है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है और पहाड़ी का शिखर, इस पहाड़ी का जो शिखर है सूर्यास्त देखने के लिए एक लोकप्रिय क्षेत्र है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन इसी शिखर के निकट स्थित है। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी उत्पादकता सर्वाधिक होगी। महासागर यानी ओशियन, झील यानी लेक, मैंग्रोव वन यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट, घास के मैदान ग्रासलैंड। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इनमें होगी मैंग्रोव फॉरेस्ट की, ठीक है, सर्वाधिक। उससे कम होगी ग्रासलैंड की, घास के मैदान की। उससे कम होगी लेक की और सबसे कम होगी ओशियन की, ठीक है, सबसे कम। तो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता की बात करें तो बढ़ता हुआ क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखना हो तो सबसे कम है महासागर, उसके बाद झील, उसके बाद घास के मैदान और सर्वाधिक है मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन। यानी मैंग्रोव वन की सबसे ज़्यादा है, उससे कम घास के मैदान, उससे कम झील और उससे कम है महासागर। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में शायद ये पूछा गया था। समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश RO में, उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार करेंगे। नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। आपको बताना है कि उपरोक्त में से किन राज्यों से होकर बराक नदी प्रवाहित होती है। बराक रिवर इंपॉर्टेंट है। नागालैंड से होकर प्रवाहित होती है, मिजोरम से होकर होती है, मणिपुर से भी होती है लेकिन मणिपुर ऑप्शन नहीं है, असम से भी होती है, त्रिपुरा नहीं है। तो त्रिपुरा जहाँ जहाँ उसको हटा दीजिए, ठीक है, 2 एलिमिनेट हो जाएंगे इससे। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 यानी सी। और बांग्लादेश में भी चली जाती है फिर ये। तो बराक रिवर जो है भारत के मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्यों तथा बांग्लादेश में बहने वाली नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 900 किलोमीटर है। इसकी 900 किलोमीटर लंबाई में से लगभग 524 लंबाई जो है वो भारत में है, 31 भारत बांग्लादेश की सीमा पर बहती है, बाकी बची 345 जो है ये बांग्लादेश में बहती है। नंबर 19 पर आ जाइए। मिताली एक्सप्रेस नामक एक नई यात्री ट्रेन का उद्घाटन जो है वो किया गया। कहाँ से कहाँ के बीच चलती है मिताली, चलेगी ये चलेगी बांग्लादेश और भारत के बीच, यानी भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच। तो पहले ही करेक्ट हो जाएगा। तो मिताली एक्सप्रेस जो है बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल यानी भारत के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। और मिताली एक्सप्रेस जो है बांग्लादेश के सीमावर्ती रेलवे स्टेशन चिल्हाटी से होती हुई ढाका छावनी से गुजरकर भारत के न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच जो चलने वाली ट्रेनें उनकी बात करें तो मैत्री एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट है, बंधन एक्सप्रेस है और मिताली एक्सप्रेस। तीनों के नाम याद रखिएगा, बंधन, मैत्री और मिताली। एक है समझौता एक्सप्रेस, वो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। ये अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न। ये प्रश्न जो है जनरल साइंस का ऐड हो गया। निंद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है किससे। फंगस से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है, शरीर में जीवाणु के प्रवेश कर जाने से होती है, या ट्रिप्नेसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होती है। स्लीपिंग सिकनेस विटामिन ए की कमी से तो होता नहीं, वो तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस भी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस तो ठीक है वो जेनेटिक डिसीज़ है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, फंगस से थोड़ी होगा। ये होती है ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से, डी है इसका आंसर। तो निंद्रा रोग जो है ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव द्वारा होता है और इस जीव का वाहक वैद्युतीय पोषक है सीसी मक्खी, ठीक है। निंद्रा रोग के रोगी को जो है होता क्या है, दिन में भी नींद आती है उसको, नींद से बोझिल होता है उसका शरीर, ठीक है, और ऊँघता रहता है, सोया सोया से रहता है। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।